Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का एमसीक्यू शुरू करने से पहले जो पिछला एमसीक्यू है उसके क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस ससेन द्वारा वर्णित वैश्विक नगर के विशेष गुण व्यक्त करते हैं। तो यहाँ व्यक्त होगा, एक ही हो गया, ये व्यक्त करते हैं, ठीक है। और वैश्विक नगर की विशेषता हमें बतानी है। द ग्लोबल सिटी याद रख लीजिए, ससेन की जो बुक है द ग्लोबल सिटी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और कई बार आपको मैचिंग के लिए भी पूछ देता है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, विशेषता हमें बतानी है। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण के केंद्र हैं। द ग्लोबल सिटी में वो क्या करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं। वैश्वीकरण की बात करते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है कि एक राज्य या एक देश या एक कोई बड़ी सिटी क्या है दूसरे सिटी से जुड़ रही है, अर्थव्यवस्थाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो इससे क्या है, यह एक ग्लोबल हो गया है, वैश्विक शहर के रूप में पूरा वर्ल्ड समझ में आता है कि यह एक क्या हो गया, पूरा वैश्विक शहर हो गया है। इसी चीज़ की ये विशेषता बतलाते हैं। तो इसमें हम लोगों को ढूंढ लेना है, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्देश और नीति निर्माण के केंद्र हैं। यह बिल्कुल सही है। यहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो गई। वे वित्तीय और विशेषीकृत सेवा फर्मों के प्रमुख अवस्थान है। सिटी की बात करते हैं कि जैसे जरूरी नहीं कि बड़े बड़े देशों के बीच ही, बड़े बड़े राज्यों के बीच ही जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही भी है, तो वो सिर्फ देश और राज्यों तक ही सीमित नहीं है, वो बड़े बड़े शहरों से भी सीमित है। जैसे न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई हो गई, आपको जितने बड़े बड़े शहर को हम कहें, दिल्ली हो गई इत्यादि, ये सब क्या है, ग्लोबल सिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बड़े बड़े शहर भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ क्या है, ट्रू भी हमारा इसके अंतर्गत सही हो जाता है। ऐसे बाजार हैं जहां वित्तीय और सेवा उद्योगों के उत्पाद खरीदे, बेचे अथवा निपटाए जाते हैं। बिल्कुल, जो सिटी है वो क्या है, वो एक बाजार के रूप में सेवा उद्योगों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उनका निस्तारण किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व का उच्च स्तर इनकी विशेषता है। तो यह जनसंख्या से संबंधित कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो 4 हमारा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। 1, 2 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 11 का सही आंसर वाला क्या हो जाएगा, डी। 11 का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो आई थिंक जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो पढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 11 का आंसर हो गया यहाँ डी। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में देशव्यापी जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नगर क्षेत्र की परिभाषा के लिए मापदंड नहीं है। नगर क्षेत्र से संबंधित, इसकी परिभाषा से संबंधित हमने बहुत सारा एमसीक्यू इसके पहले देख लिया है। जो लगातार देख रहे होंगे तो इसका आंसर वो इजीली दे सकते हैं। ऑप्शन ए है न्यूनतम जनसंख्या, ऑप्शन बी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी गैर कृषि और संबंध कार्यकलाप में लगे पुरुष कामगार जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता, ऑप्शन डी प्रति 1000 जनसंख्या के लिए न्यूनतम संख्या में विद्यालय। तो न्यूनतम जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या फिक्स की गई थी। क्या थी जनसंख्या कि मिनिमम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, मिनिमम की सारी बात होती है। जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर की बात होती है यहाँ। और गैर कृषि संबंध कार्य लगे पुरुष कामगार जनसंख्या की न्यूनतम जनसंख्या 75% से इतर गैर कृषि कार्य होना चाहिए। तो वो सब क्या है, नगर के क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत ये सभी मापदंड है। और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं क्या है, विद्यालय की बात इसमें नहीं होती है। तो 11 का आंसर हमारा निकल गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हर्बर्ट जे गैंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है। ए अमेरिका के अश्वेत, बी स्कैंडिनेशियाई, ऑप्शन सी इटालियाई अमेरिकी, ऑप्शन डी योरूबा। तो यहाँ हमारा द अर्बन विलेजर्स यह किसके से संबंधित है, इटालियाई अमेरिकी से संबंधित है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समुदाय की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है। समुदाय की जो संकल्पना है, समुदाय की जो बात हम करते हैं, तो वह कौन सा कथन
पुष्ट करता है? ऑप्शन ए है एक भू राजनीतिक घटना जिसमें एक राष्ट्र की राज्य शक्ति दूसरे राज्य क्षेत्र पर थोपी जाती है। ऑप्शन बी किसी समाज में व्यवहृत मानकों और मूल्यों के अनुरूप मानकों एवं मूल्यों का अनुसरण करने वाले समाज का समूह के सदस्य। ऑप्शन सी अपेक्षाकृत बृहद सघनता से बसी एवं विविधतापूर्ण मानव बस्तियां। ऑप्शन डी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में साझी विशेषताओं एवं संबंधानुभूति में सहभागी अस्थायी समूह। तो अगर हम देखें समुदाय की संकल्पना में इसकी विशेषताओं को हम देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम समुदाय किसे कहेंगे। तो समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ उसे देखिए और इस तरह के कितने भी घुमावदार क्वेश्चन हो आप इसे इजीली खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ 3 का आंसर हमारा क्या बनेगा? डी, क्योंकि इसकी विशेषता क्या थी? हमने इसके तत्व थे जीएलसी, अमुष्य, व्यास्था, त्रिशा। तो यहाँ उनकी विशेषताओं को देखिए और खुद ही इसका आंसर समझिए। तो भू राजनीतिक घटना में राज्य शक्ति थोपी नहीं जाती है एक दूसरे की, और मानक और मूल्यों के अनुकरण करने वाले सदस्य भी नहीं होते हैं। विविधतापूर्ण मानव बस्तियों को भी समुदाय नहीं कहा जाता है। यहाँ क्या होता है? एक ही भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उनकी साझी विशेषताएं होती हैं, उनके संबंध भी सहभागी संबंध होते हैं, अस्थायी समूह होते हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। जीएलसी, अमुष्य, व्यास्था, त्रिशा, याद कर लेना ये फॉर्मूला और इसका आंसर इसी से निकल गया। तो 3 का आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ संकल्पना दिया हुआ है और विचारक दिए हुए हैं। बहुकेंद्रक सिद्धांत, लोक नगरीय सातत्य, वैश्विक नगर, सूचना नगर। तो अगर हम देखें लोक नगरीय सातत्य किसकी अवधारणा है? सबको पता है, रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है। वैश्विक नगर, अभी पिछले एमसीक्यू में हमने शॉर्ट किया वैश्विक नगर, तो ग्लोबल सिटी की बात कौन करता है? एस शशीन बात करते हैं। सूचनात्मक नगर, आपको सूचनात्मक नगर की बात एम कैसल्स करते हैं, मैनुअल कैशल करते हैं। इंफॉर्मेशन सिटी की बात मैनुअल कैशल करते हैं। बहुकेंद्रक का सिद्धांत हैरी स्वयं कोलमान देते हैं, बहुकेंद्रक बहुनाभकीय का सिद्धांत। तो हमारा ए का 4 जिसमें होगा, तो अर्थात ये नहीं है और ये नहीं है। ए का 4 यहाँ मिल गया, बी का 3 होना चाहिए, बी का 3, तो ये हमारे यहाँ मिल गया आंसर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ए, 4 का सही आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसंधान कार्य से संबंधित है? ए मेरिडा, 2 जिटास, 3 माया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करना है। तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 मेरिडा और जिटास से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं। तो 5 का आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पारंपरिक समाज की जजमानी प्रथा के बारे में टी बिडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जजमानी प्रथा जातियों के बीच सामाजिक धार्मिक अन्योन्याश्रय प्रदान करती है। ऑप्शन बी जाति प्रथा जातियों के बीच वस्तु और सेवाओं के परस्पर विनिमय की स्थिति प्रदान करती है। ऑप्शन सी जजमानी प्रथा जातियों के बीच कल्याण और आर्थिक अन्योन्याश्रय प्रदान करती है। ऑप्शन डी जजमानी प्रथा एक शोषणकारी युक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती है। तो यहाँ जजमानी प्रथा की जो विशेषताएं हैं देखा जाए तो ये सभी विशेषताएं जजमानी प्रथा की हैं, लेकिन ये सारी विशेषताएं प्रक्रियात्मक रूप में बताई गई हैं जो कि विलियम वाइजर द्वारा बताई जाती हैं। लेकिन जजमानी प्रथा की जो इसकी कमियां हैं उसका नकारात्मक विशेषताओं को जो बताया गया है वो टी बिडलमैन द्वारा बताया जाता है। ऑस्कर लेविस भी उसके नकारात्मक पक्षों को देखते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, कि कहते हैं कि जजमानी प्रथा क्या है? एक शोषणकारी युक्ति है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण नगरीय सातत्य के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इसका आशय है कि गांव एवं नगर द्विभक्त इकाइयां हैं। ऑप्शन बी इसका आशय है कि गांव एवं नगर आपस में जुड़े होने पर भी एक दूसरे से अलग हैं।
ऑप्शन सी यह नगरीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इसका आशय है ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गाँव में स्थानांतरण। तो यहाँ क्या कहता है कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा कौन देता है? रेडफील्ड महोदय देते हैं। वे कहते हैं कि गाँव नगर द्विभक्त इकाइयाँ हैं, यह बिल्कुल भी नहीं है। और क्या है, आपस में जुड़े होने पर भी एक दूसरे से अलग हैं, यह भी इसकी विशेषता नहीं करता है। नगरीकरण की प्रक्रिया, यह तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका आशय यह है कि ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण और गांव के नगरीय जनों का गांव में स्थानांतरण ग्रामीण नगरीय सातत्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि शहर के लोग फार्म हाउस बनाते हैं और शहर से दूर गांव में बहुत बड़ी ज़मीन लेके फार्म हाउस बनाते हैं, गांव के कल्चर्स को जैसे अपनाते हैं, मैंने वहाँ कल्टीवेशन करते हैं, अपने लिए एकांत स्थान खोजते हैं। तो वो क्या है, नगर के होते हुए भी वो गाँव की विशेषताओं को अपना रहे हैं और गाँव के लोग शहर की तरफ जाते हैं और शहर की विशेषताओं को अपनाते हैं, जिससे इनमें एक निरंतरता बनी रहती है। इसे ही ग्रामीण नगरीय सातत्य कहते हैं। रेडफील्ड महोदय ने इसकी अवधारणा दी थी। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नगरीय वृद्धि के निम्नलिखित सैद्धांतिक प्रतिरूपों में से कौन से एक को निम्नलिखित कथन निर्दिष्ट करता है? कथन होगा यहाँ, व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित होती हैं, जिनके चारों ओर अलग अलग गतिविधियों के वलय विकसित होते हैं। इसके पहले जो एमसीक्यू है, जिसने ध्यान से देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि यह अवधारणा क्या कहलाती है। ऑप्शन पहले देख लें। ऑप्शन ए है होमर हाइट का क्षेत्रक प्रतिरूप। ऑप्शन बी अर्नेस्ट बर्जेस का संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप। ऑप्शन सी 84 लिखा है, हैरिस होगा, हैरिस एवं एडवर्ड उलमान का बहुकेंद्रक प्रतिरूप। ऑप्शन डी लुइस बिर्थ का स्थान का संगठन प्रतिरूप। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या करें कि व्यवसायिक केंद्र, जो केंद्र में होते हैं, यहाँ व्यवसायिक गतिविधियाँ होती हैं। इसके आगे ये वलय के रूप में एक केंद्र होता है और उसके चारों तरफ वलय के रूप में नगरों का विकास होता है। यह अवधारणा संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप कहलाती है, जो कि बर्गेस महोदय देते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए है सरल, जटिल एवं बहुल। ऑप्शन बी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ऑप्शन सी उच्च, मध्यम एवं निम्न। ऑप्शन डी व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र। तो यहाँ हम देखें तो एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में पश्चिमीकरण की जो बात करते हैं, वो पश्चिमीकरण में कहते हैं कि पश्चिमीकरण में 3 स्तर होते हैं। पश्चिमीकरण को जब हम अपनाते हैं तो 3 स्तर पर अपनाते हैं, जिसमें वे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की बात करते हैं। पश्चिमीकरण क्या है, 3 स्तरों से होती है। तो प्राथमिक स्तर पे होती है, द्वितीयक स्तर पे होती है और तृतीयक स्तर पर होती है। प्राथमिक स्तर में जैसे कि यहाँ हो जाता है, जैसे हमारे जो लघु परंपराएं हैं, जैसे हम जो स्थानीय स्तर पे जो 30 त्यौहार मनाते हैं, उनका पश्चिमीकरण अर्थात उनके गीत संगीत इत्यादि आधुनिक धुनों पर जो हम लोग भजन उजन आते हैं, तो वो क्या है, प्राथमिक पश्चिमीकरण कहला गए। द्वितीय पश्चिमीकरण वो होते हैं जो दीर्घ परंपराएं हैं, जैसे रामायण वगैरह हो गया, जो हम लोग बच्चे कार्टून के माध्यम से देखते हैं। जो बृहद परंपराएं की जो चीज़ है, वो पश्चिमीकरण के रूप में प्रस्तुत होती हैं। तो वो पश्चिमीकरण का द्वितीय का स्तर होता है और तृतीय का स्तर पूर्वी कल्चर्स को जो हम अपनाते हैं, तो रहन सहन इत्यादि। तो ये सभी हमारे पश्चिमीकरण के त्रिस्तर को एम.एन. श्रीनिवास ने बताया है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वे संगठित करते हैं। ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी गिरोह। तो यहाँ हम देखें तो क्या कर रहा है, समूह के सदस्य क्या है, विशिष्ट लक्ष्य है, विशिष्ट लक्ष्य है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब किसी कोई भी जो समूह है जिनका कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है, विशिष्ट लक्ष्य होता है, तो वह समिति के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें औपचारिक नियम होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 10 का आंसर सही हो जाएगा हमारा ए समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, यहाँ कार्य होगा, मिलकर कार्य करना या कार्य करने को समिति कहते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन है, इसको हमें बताना है। ऑप्शन ए है बोगार्ट्स, ऑप्शन बी जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी होमन्स, ऑप्शन डी मर्टन। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेट में आपको
जीडीसी में, हायर में, जीआईसी में, पीजीटी में, हर तरह के एग्ज़ाम्स में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेसिक लेवल से का ये क्वेश्चन है। तो ये आई थिंक इसका क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी देंगे। तो आज का जो एमसीक्यू है आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।